नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। दिल्ली स्थित कृषि भवन में तीसरा विश्व दलहन दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। दलहन अनुसंधान केंद्र दलहन उत्पादन के लिए प्रयासरत। कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नए संगठनों का निर्माण। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफपीओ के नेतृत्व में 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष सफलतापूर्वक मनाया गया। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को हर वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है विश्व स्तर में, और भारत में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला देश है और ज़्यादा खपत भी भारत में होता है दलहन की। और दलहन उत्पादन में हम पीछे थे और उसमें काफ़ी प्रगति हम लोग किए हैं। 15-16 मिलियन टन से हम 23 से 25 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ाए हैं पिछले 5 साल के अंदर, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम आयात 5 मिलियन टन से ज़्यादा करते थे, अभी वो घटकर आधा से कम हो गया है। और जिस हिसाब से सरकार के नीति नियम रहा है, एमएसपी को बढ़ाना दलहन उत्पाद के लिए विभिन्न फसलों में, और प्रोक्योरमेंट करना बड़े पैमाने पर, और 2 मिलियन स्टॉक का बफर स्टॉक बनाना, ये दलहन खेती को उत्साहित किया है, दलहन खेती को आगे बढ़ाया है। किसानों को आगे आकर दलहन को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारे नए किस्म दलहन जातीय फसलों में रहे हैं, विकास किए हैं, वो किसान के खेत में गए हैं। वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट दलहन जातीय फसलों में 80% तक बढ़ा है, और उसी तरह का सीड रिप्लेसमेंट रेट, जो पहले किसान अपने बीज को बदलता नहीं था, 10% से कम था, अब वो बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हमारे उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। आप जानते हैं इस देश में कुपोषण है। कुपोषण को दूर करने में दलहन का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दलहन में पुष्टिसार की मात्रा 20% तक होता है, और हमारे देश में वेजिटेरियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और दलहन का कंजम्पशन हमारे देश में पहले से ही ज़्यादा है। और इसको खाने से, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने से हमारा जो पुष्टिसार की मात्रा कम है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, उसको उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, और पुष्टि साधन हमारे जनता का हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आज के जो अंतर्जातीय जो दलहन दिवस की पालन किया जा रहा है, इसके द्वारा पूरे देश में विभिन्न संस्थानों के द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्जातिक संस्थानों के द्वारा, इसके द्वारा जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसमें दलहन का खाने का जो हमारे नए युवा पीढ़ी है उनमें थोड़ा कम है, सो उसको थोड़ा सा आदर बढ़ेगा दलहन का, और खाने के लिए लोगों ने उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ना चाहिए, तो उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब ये इस तरह के दिवस के तहत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है,
नए नए उपलब्धि के बारे में बताया जाता है, नए नए किस्मों के बारे में बताया जाता है, तो दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो आयात है वो और घटकर हम पूरा आत्मनिर्भर कुछ साल में हो सकते हैं। तो ये दिवस का महत्व है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं दलहन जातीय फसलें पानी कम चाहते हैं, उनके कम पानी खर्चा करते हुए उनके खेती किया जाता है। तो अभी जब जैसे बारिश हमारे उसका अनियमितता है देश में और कई इलाका में बारिश कम होती है, 500 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो उस तरह के इलाका में दलहन जातीय फसल उगाया जा सकता है। तो उस तरह की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। और दलहन जातीय फसलों का और एक मुख्य बात है कि उनके जो रूट्स है जमीन के निचले हिस्सा में वो नोड्यूल्स तैयार करते हैं और नोड्यूल्स में जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं और जिसके चलते जो नाइट्रोजन का हमारा जो खाद इस्तेमाल होता है, रासायनिक खाद, उसका मुख्य भाग नाइट्रोजन रहता है। और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा कोई और ज़मीन के अंदर उसको सड़ने के बाद मिलेगा, तो जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है रासायनिक खाद की वो भी कम होगा। तो इसलिए ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह के फसलों का भी आवश्यकता है। इसके पत्ते भी गिरते हैं, वो भी नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो ज़मीन का उर्वरा शक्ति इससे बढ़ता है। तो उपजाऊ शक्ति ज़मीन का बढ़ेगा, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, उसमें जो नाइट्रोजन है वही काम में लगेगा। कम खाद इस्तेमाल होने से ज़मीन का गुणवत्ता बजाय रहेगा और खाद के वजह से जो प्रदूषण होता है परिवेश का वो कम होगा, पानी का कम इस्तेमाल होगा और इसमें प्रोटीन होने के वजह से जनता जब दलहन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो कुपोषण दूर होगा। और ये सारे काफ़ी दलहन के साथ जुड़े हुए बातें हैं। तो इसलिए इस जो आज का जो दिवस है इसका भूमिका है और आज के दिवस पर मैं मेरे देशवासियों को, किसान भाई बहनों को आह्वान देता हूं, आज के दिवस का ये पालन जो हो रहा है उसका जो उद्देश्य है उसको समझें और किसान भाई बहन दलहन का खेती को बढ़ावा दें, आगे आए, नए नए किस्मों को अपनाएं। जैसे हमारे पास ज़्यादा उपज वाले नए किस्म हैं उसको अपनाएं और जो फसलें ज़्यादा पानी आवश्यक करते हैं उनके बदले दलहन की खेती करें। विभिन्न किस्म हैं। हम लोग के दलहन को आयात करने में 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा होता था। अब वो घटकर आधा रह गया है और वो पिछले 4-5 साल में भी ये संभव हुआ। और जिस हिसाब से हमारे प्रयास जारी है, अगले 4-5 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। दलहन के उत्पादन में जो आवश्यकता देश का है वो पूरा हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि दलहन का उत्पादन जब 16 मिलियन टन से नीचे रहता था 15-16 से पहले, 16-17 में हम लोगों का सरकार के तरफ से जो प्रयास रहा, टेक्नोलॉजी किसान के पास गया, नीति नियम कानून में परिवर्तन हुआ, तो 17-18 से दलहन का उत्पादन 6 से 9 मिलियन टन बढ़ गए और अभी भी 23 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और इसको आगे बढ़ावा देकर 5 साल के अंदर ही हम जो है इसका जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ देंगे और विशेष जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्व दलहन दिवस के मौके पर भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के प्रधान वैज्ञानिक ने डीडी किसान से खास बातचीत में बताया कि देश आने वाले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं। 2016 को हम लोगों ने दलहन अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया है, वर्ष बनाया है। लेकिन आप ध्यान देखिएगा, जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोम में अवस्थित हैं, उन्होंने 2019 से दलहन जो प्रतिवर्ष दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाए जा रहे हैं, जो 19 से शुरू हुआ है। 19, 20, 21 आज हम तृतीय दलहन दिवस बना रहे हैं, जो इसका कई तरह से मायने हैं। पहले तो हम लोगों का एक्सपोर्ट था, अभी काफ़ी इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे, अभी हम इंपोर्ट का करीब करीब आधा कर दिया है। फूड सिक्योरिटी में हम लोग ला दिए हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। प्रोडक्शन आप देखिएगा 4-5 साल पहले हम करीब 16 मिलियन टन था, आज करीब करीब हमारा 23.15 मिलियन टन तक पहुँच चुका है। इसी तरह हमने एक दलहन में क्रांति लाया है। हमारा सारे जो संस्थापक है, जो संस्थान है और यूनिवर्सिटीज हैं, करीब करीब 700 से ऊपर ज़्यादा वेराइटी ले आए हैं, टेक्नोलॉजी भी लाया हुआ है, 150 करीब सीड हब लाया है। तो इस बदौलत तो हमारा सीड चेन को हमने तंदुरुस्त किया। सीड चेन को जब तंदुरुस्त किया, हमको बीज मिलने लगा है, किसान को अच्छा बीज मिलने लगा है। उससे बाद हमारे पास 2 चीज़ और जो है, जो किसानों को कारीगर कदम साबित हुआ, वो है सीड रिप्लेसमेंट। सीड रिप्लेसमेंट हमने करीब करीब मानकर चलिए 33% होती है, 30% तक सीड हमने रिप्लेस कर दिया। हम लोगों ने कोई पुराना बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, 5 साल 10 साल सिर्फ नया बीज इस्तेमाल करते हैं, उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। इसके अलावा हमने वेराइटी रिप्लेसमेंट कर दिया। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस बनाया गया था, उसमें माननीय मंत्री, हमारे कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये भी कहा है और उन्होंने इसको माना है कि हाँ, ये आगे बढ़ जाकर काफ़ी काम हो रहा है। आज की स्थिति हमारे पास ये है कि हमने करीब करीब 30% जो है सीड रिप्लेसमेंट के साथ 70% जो है वेराइटी रिप्लेसमेंट, सारे उन्नत जो वेराइटीज हैं अब हमने रिप्लेस कर दिया है। सीड चेन तंदुरुस्त होने के नाते सीड बीज मिलने लगा है, उसके साथ ही हमने मार्केटिंग, ई चैनल, अपना इंश्योरेंस, ये सब कुछ जोड़ दिया है। इस बार जैसे मंत्री महोदय ने बताया है कि इस तरह हमने इंश्योरेंस थोड़ा सा इस साल अच्छा नहीं रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दलहन में काफ़ी क्रांति आने की संभावना है। आगे चल करके हमारा ये संभावना है, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक, अगले 10 साल, 21 से शुरू हो गया, अगले 10 साल में हमने करीब करीब 32 मिलियन टन, 320 लाख टन की प्राप्ति का ऊपर आशा रखा है और हम चल ही रहे हैं। 24-25 अभी हो गया है। मुझे लगता है अगले 10 साल से 1 मिलियन टन अगर एक साल हम पैदा करेंगे एडिशनल, तो हमारे पास से आराम से 2030 तक 32 मिलियन टन आ जाएगा। इसके अलावा 2050 तक हमारा 39 मिलियन टन का व्यवस्था संभावित है। तो इसके लिए प्रचेष्टा जारी है। दलहन में मैंने बताया, दलहन में भी हमने काफ़ी आत्मनिर्भरशील होने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2030 तक हमको 32 मिलियन टन आशा है। आज की स्थिति में 25 मिलियन टन है, हमारे पास 24 मिलियन टन है ऑलरेडी। हम कुछ सरप्लस हैं। आप पूरा अवेलेबिलिटी अगर देखेंगे, इंपोर्ट कुछ मिलाएंगे और कुछ हमारा स्टॉक्स हैं, इसको अगर कोई मिलाया जाएगा तो ये करीब करीब हमारा 27-28 मिलियन टन हो रहा है। तो हमें आशा है कि हम अपना उद्देश्य जो है पूरा कर लेंगे व पूरा कर देंगे, क्योंकि दलहन का स्थिति बहुत अच्छा है। इसी तरह तिलहन के भी हम लोग काम कर रहे हैं और तिलहन में भी आशा है कि तिलहन भी आगे हमारा कार्यक्रम अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं इसी संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी फिलहाल हम 24 मिलियन टन है, तो हमारे पास से करीब करीब और आप मानकर चलिए 8 मिलियन टन चाहिए। तो 24 8 32 मिलियन टन, 8 मिलियन टन हमारे पास 10 साल है। तो मैंने जैसे कहा, एक
साल में अगर 8.8 से लेकर के 1 मिलियन टन हम भी पूरा कर ले तो हमारा उद्देश्य सफल होगा। देखिए, दलहन में करीब करीबी आप चना में करीब करीब हम लोग आत्मनिर्भरशील होने जा रहे हैं, हो गए हैं। इसके साथ उड़द और अरहर में भी हम करीब करीब आत्मनिर्भरशील हैं। मूंग में भी हम कभी कभी कर लिया है। लेंटिल भी हम लोग आगे चल ही रहे हैं, लेंटिल आगे चल रहे हैं। मैं 2 फसल के जिसमें और बहुत प्रयास हमको जारी है, वह हमारा करना है, उसमें है चना की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। हमने 10 मिलियन टन अभी पैदावार कर रहे हैं, करीब 10 मिलियन हेक्टर से 1 टन आसपास, 10 क्विंटल आसपास 1 हेक्टर से पैदावार होता है चना का। हमारा उद्देश्य है कि 10-12 मिलियन तक अगर हम पैदावार कर ले तो उसमें हम आत्मनिर्भरशील करीब पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह अरहर में भी हमको थोड़ा सा आत्मनिर्भरशील होने की संभावना है, क्योंकि जो लंबी अरहर थी वो पूरा नॉर्थ इंडिया में वो खत्म हो गई है। धीरे धीरे वो उसका एरिया कम होते जा रहा है। अभी छोटी अवधि अरहर आ गई, जैसे मैंने बताया उपास 120 हमारे पास और हाइब्रिड भी आ गया है और छोटे छोटे वेराइटी भी आ गया, पूसा 16 भी आ गए। तो जो हाइब्रिड हैं बा वेराइटी हैं जो करीब करीब 130 दिन 140 दिन में पकती हैं, खरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें हम लगा लें तो हम अरहर में भी स्वावलंबी हो सकते हैं। तो हमारा प्रचेष्टा जारी है। मुझे लगता है कि हमें अगले दिन में ये हमारे पास चुनौती नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी 700 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं और टेक्नोलॉजी है। और आपको बताऊँ, सिर्फ ही दलहन एक ऐसा फसल है, कभी आप धान गेहूं की मात्रा देखिएगा, उसमें 6 बार धान में तो आप मान के लिए 12-15 इरीगेशन लगता है, गेहूं में कम से कम मिनिमम 6 इरीगेशन लगते हैं। लेकिन दलहन में मैंने अपना तरफ से उगाया है। इवन लंबी अवधि अरहर, जैसे आपका IP 203 हो, आपका नरेंद्र 1 हो, नरेंद्र 2 हो, जो लंबी अवधि अरहर जो 250 से 260 दिन तक लेता है, सिर्फ उसमें 1 पानी से काम चल जाता है। बारिश के मौसम में लगाया जाता है, बारिश 5 महीने उसको पानी मिल जाती है, उसके बाद आगे जाकर रबी में 1 का 2 का पानी में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहना वही है कि ये बहुत रिप्लेसमेंट कर सकता है, कम से कम हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन को, जहाँ पंजाब हरियाणा में हमारा गेहूं की रिप्लेसमेंट ये होगी चना से, और धान का रिप्लेसमेंट हम पिजन पीबा अरहर से करना चाहेंगे। धीरे धीरे हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें जल की जो नीचे जो ज़मीन में जो जल की कमी हो जा रहा है, उसका भी हम लोग भरपाई कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि दलहन को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी जारी रहेगा कि तिलहन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तिलहन में जो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, हम इसको आगे कैसे कम किया जाए। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ रुपया के जो इंपोर्ट हम करने वाले थे दलहन में, वो कमी हो गई। पिछले 2-3 साल से 20,000 करोड़ था, अभी सिर्फ 10,000 करोड़ तक हम पहुँचे। 10,000 का करोड़ जो कमी है इंपोर्ट की, जो पैसा हम भेज रहे हैं बा इंपोर्ट कर रहे हैं दाल मंगाने के लिए, वो हमारा कमी आगे, मतलब हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम तिलहनों को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे और कोशिश देश में जारी रही है। हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है। हम अनुकूल वेराइटी भी लाए हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसी संदर्भ में आपको एक शेयर करना चाहता हूं एक चीज़। आप पिछले 30-40 साल से पहले चला जाए, आज की स्थिति ये हो गया, करीब 4 मिलियन हेक्टर, करीब 40 लाख हेक्टर ज़मीन जो हमारा पल्सेस में नॉर्थ इंडिया में थे, अभी वो 4 मिलियन हेक्टर साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में चला गया। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, ये सारे में आ गया। किसी लिए, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी हैं, गर्मी आने से पहले व सर्दी आने से पहले वो पक जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी आने की वजह से हमारा जो एरिया है वो नॉर्थ इंडिया में घटा हुआ है और साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया में बढ़ा हुआ है। तो इसी का बदौलत हम कहीं भी चीज़ कहीं भी उगा सकते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, हम वेराइटी को भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो उसका जो क्षेत्रीय केंद्र है उसमें लगे हुए हैं। हमारा कानपुर के साथ साथ जो 4 केंद्र बन गए हैं, अभी भी हम कोशिश ये करें कि गुंटूर और राहुल स्पीति में भी 2 सेंटर और बने। फिलहाल हमारे पास जो खुर्दा सेंटर हैं जो भुवनेश्वर के आसपास हैं, उड़ीसा में है, बीकानेर आपका राजस्थान में हो गया, और भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है, और धारवाड़ जो है आपका कर्नाटक में। ये 4 संस्थान इसी आधार पर काम कर रहे हैं कि जलवायु से हिसाब से हम कैसे अपना वैरायटी और अपना क्रॉप्स चयन करें और उसको आगे बढ़ाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 6,865 करोड़ रुपए के कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन FPO के माध्यम से कृषि की एक स्थायी उद्यम में काया पलट, अनेकता में एकता और एकता में शक्ति। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। कृषि के विकास में भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है।
इसका लक्ष्य 2022 तक निर्यात को 2 गुना करना है। हालांकि देश में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। हमारे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तकनीक, ऋण, बेहतर जानकारी और अधिक बाजारों तक पहुंच के साथ सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए किसानों की आर्थिक ताकत और बाजार संपर्कों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की है, ताकि 6,865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। कृषि और बागवानी की उपज उत्पादन के बढ़े हुए स्तर द्वारा प्राप्त मुनाफे में आनुपातिक बचत का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए खेती की जाती है। कृषि मूल्य श्रृंखला संगठन एफपीओ बनाते हैं और सदस्यों की उपज के लिए 60% बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान एफपीओ के गठन के लिए कुल 2,200 एफपीओ उपज क्लस्टर आवंटित किए गए हैं। एफपीओ उपज क्लस्टर जैसे ऑर्गेनिक के लिए 100 एफपीओ, तिलहनों के लिए 100 एफपीओ आदि शामिल है। इनमें से 369 का निर्माण एफपीओ देश के 115 आकांक्षी जिलों के गठन के लिए वर्तमान वर्ष के लिए रखा गया है। नेफेड विशिष्ट एफपीओ का निर्माण करेगा जो जरूरी रूप से बाजार, कृषि मूल्य श्रृंखला आदि से जुड़ा होना चाहिए। एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एफपीओ का गठन और संवर्धन कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिए पहला कदम है। इससे एफपीओ के सदस्यों को लागत प्रभावी उत्पादन और उत्पादकता और शुद्ध आय में वृद्धि होगी। अभी समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार द्वारा 527.21 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 17.60% अधिक है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान 620.04 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद सरकार द्वारा की गई। अकेले पंजाब से 202.82 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया, जो कुल खरीद का 32.71% है। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत सत्रों में होती रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। किसानों से 620,04,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 527,21,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस वर्ष में अब तक की गई खरीद से धान में पिछले साल के मुकाबले 17.60% की वृद्धि दर्ज देखी गई है। 620,04,000 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202,82,000 मीट्रिक टन है,
जो कि कुल खरीद का 32.71% है। सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 1,17,064 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान दिनांक 8 फरवरी 2021 तक किया जा चुका है। खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,92,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,23,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए 14,20,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। कोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप को यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है और इसके लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बनाया गया है। वर्तमान में कंपनी असम के नामरूप में BVFCL के परिसर में अपने 2 पुराने संयंत्रों नामरूप 2 और नामरूप 3 में कार्य कर रही है। संयंत्रों के सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपकरणों और मशीनों को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाली न्यूनतम कार्यात्मक मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा और इसलिए सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है जो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। BVFCL को 100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने से प्रतिवर्ष 3.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे करीब 580 कर्मचारियों का स्थायी आधार पर और अन्य 1,500 व्यक्तियों का मौजूदा रोजगार भी तदर्थ आधार पर जारी रहेगा। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान द्वारा 28,000 लोगों को सीधे लाभ मिलता है। इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। DD किसान, बदलते भारत की शान।